ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि आपको जब फॉर सपोज ये क्वेश्चन दिया जाए कि लेट्स से द मास ऑफ द बार इज 20 grams। ओके। योर फर्स्ट टास्क इज टू कन्वर्ट दिस मास इनटू किलोग्राम, तो आपने इसको फटाफट किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। वेदर इट इज ऑल्दो रिक्वायर्ड तो होता ही है कि आपको ऐसा यूनिट में करना है, ठीक है, क्योंकि कभी भी ग्राम्स में हार्डली दिया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है। देन हमें ये पता है कि जब हम मूवमेंट का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा फोर्स यूज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस मास इनटू वेट इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो आप वेट निकाल लेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि इफ दिस इज द बार and they are saying the mass of the bar is given, okay, so according to this geometrical shaped object, the center of gravity must be lying at the center of the bar। तो इस सेंटर पे ये वेट एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो वो या तो वो समटाइम्स वो आपको फोर्स, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये देंगे, ठीक है, और ये आपने डायरेक्शन खुद बनानी होगी, या वो शायद डायरेक्शन बनाकर भी दे दे। लेकिन अगर नहीं देते तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर मुझे मास ऑफ द बार दिया हुआ है या मास ऑफ द कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो हमेशा सेंटर में लाई कर रहा होगा, और मुझे उसका पहली फुर्सत में वेट निकाल कर रख लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑलवेज ट्रीटेड एज द पिवट पॉइंट, क्योंकि अभी मैंने बताया पिवट पॉइंट और जो टर्निंग पॉइंट होता है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हो, वो ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। सारा आपने मुझसे पूछा था। सारा और अनाबिया, एनी प्रॉब्लम? नो मिस। ओके। अयान, एनी प्रॉब्लम? पूरिया, युसरा, एनी प्रॉब्लम? नो मिस। ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमारे पास क्या कंडीशंस है, या स्टेबिलिटी के हमारे पास क्या कंडीशन है? अच्छा, एक चीज शायद आप लोगों के पास ना लिखी हुई हो, वो प्लीज अपने पास लिख लो। इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, देर आर टू कंडीशंस। In order to maintain an equilibrium state, there are two conditions. In order to maintain an equilibrium state of an object, there are two conditions. Number one, the anti-clockwise movement must be equal to the clockwise movement. The anti-clockwise movement must be equal to the clockwise movement. And number two, the resultant force must be zero। अगर ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की इक्वल होती है, और जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होती है वो हमेशा जीरो होती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को स्टेबिलिटी में रखना है, स्टेबिलिटी के लिए मेरे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ छोटा सा जी पॉइंट है, और यहाँ ये छोटा सा जी पॉइंट है। इसको जितना लो बना सकते हैं आप लो बनाएं, और जितना बेस एरिया वाइड होगा उतना ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। सो दिस कार इज अनस्टेबल, दिस कार इज हाईली स्टेबल, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, इस केस में हाई है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ठीक है। बेस एरिया मस्ट बी हाई, सॉरी वाइड, ठीक है। बेस आपका वाइड हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी
लो हो। ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्रेशर पे आ जाते हैं। प्रेशर में आपको प्रेशर के फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है। दो चीजें याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन आता है कि लिक्विड फ्लो क्यों करता है। लिक्विड इन चीजों की वजह से फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, प्रेशर डिफरेंस, या फोर्सेस का डिफरेंस। ठीक है। वाई प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है डेप्थ पे, एंड मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। प्रेशर इन गैसेस पे सबसे पहला सवाल यही होता है कि अगर हम पिस्टन की मूवमेंट वगैरह कुछ चेंज नहीं करते, स्टिल गैस प्रेशर एक्सर्ट करिए। सो दीज आर द रीजंस: collision with the wall, force exerted by the molecules per unit area on the wall, this creates pressure। ये पूरा आंसर आपको लिखवाया हुआ है, तो ये अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है। हाँ, पिस्टन को आप चेंज करते हैं, अप एंड डाउन मूव करवाते हैं, तो फिर वो फिर बॉयल्स लॉ हो जाता है, उसमें आप एंटर हो जाते हो। ठीक है। बॉयल्स लॉ में यू हैव टू रिमेम्बर द कंडीशन that when the pressure increase twice or thrice, वॉल्यूम रिड्यूसेस टू टाइम्स और थ्री टाइम्स। टू टाइम्स इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो टू टाइम्स ही रिड्यूस होगा वॉल्यूम। ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तो किस तरह से आप रीजन लिखोगे कि प्रेशर या जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो कोलिजन विल बी लेस फ्रीक्वेंट, सॉरी, कोलिजन विल बी फ्रीक्वेंट। ये कीवर्ड्स हैं, फ्रीक्वेंट। ओके। प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये 3 नंबर का सवाल। ठीक है। और टेम्परेचर और प्रेशर कैसे लिंक होते हैं? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन, ये इंक्रीज होता है, एंड देन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो बेटा ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। बेसिकली कोलिजन विल बी मोर, यूज नहीं करना, कोलिजन विल बी मोर फ्रीक्वेंट। ओके। फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करना है। वर्क पावर एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें क्या याद रखना है कि अगर मैं फ्रिक्शन को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देती हूँ, तो जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी किसके? वर्क डन के। ठीक है, इफ फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड। लेकिन अगर फ्रिक्शन को मैं कंसिडर करती हूँ, इन दैट केस सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, कि थोड़ी बहुत जो एनर्जी है वो लॉस हुई है, तो वो कहाँ लॉस हुई है, या मेरा जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो वो क्यों नहीं आ रहा। तो दैट विल बी द रीजन दैट सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट एनर्जी। हाँ, प्रेशर में भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रेशर जो है वो एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा। तो उसका रीजन ये होता है कि सरफेसेस पे समटाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है। व्हाई द प्रेशर वी हैव कैलकुलेटेड इज नॉट कमिंग, इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू द एक्चुअल प्रेशर। तो उसका रीजन होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। ठीक है। हमारी कैलकुलेशन से डिफर कर रहा है, या हमारी कैलकुलेशन वाला आंसर नहीं आ रहा, एक्चुअल प्रेशर कुछ और है, तो उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग। यहाँ पर क्या रीजन है कि अगर आपका वर्क डन जो है वो इक्वल नहीं हो रहा एनर्जी के, तो क्या रीजन हो सकता है कि सम ऑफ द एनर्जी में बी लॉस्ट एज हीट एनर्जी, या वेट ज्यादा था, या एफिशिएंट नहीं थी, कोई भी मशीन जो थी वो एफिशिएंट नहीं थी। ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। The formula of efficiency is output upon input multiplied by 100। जियोथर्मल पावर प्लांट में जो एनर्जी कन्वर्जन होता है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में जो एनर्जी कन्वर्जन होता है, वो आ सकता है हॉट वाटर, यहाँ है हॉट रॉक्स। ये वाटर को हीट अप कर रहे हैं, तो पहला एनर्जी कन्वर्जन क्या होगा?
What will be the first energy conversion? Hot rocks are heating up the water. पहला एनर्जी कन्वर्जन क्या होगा? वाटर को हीट अप कर रहे हैं. Yes. What will be the first energy conversion? Hello. Hot rocks are heating up the water. Are you guys here? Yes, miss. बताइए एनर्जी कन्वर्जन. Kinetic. हीट अप हो रहे हैं तो हीट अप में काइनेटिक कहाँ से आ गई बेटा? मिस थर्मल एनर्जी में चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन होगी. थर्मल एनर्जी, उसके बाद हॉट वाटर जो है वो मूव करना शुरू करेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. हॉट वाटर राइज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी फिर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. स्टीम प्रोड्यूस होगी. स्टीम में अगेन, स्टीम में आप लिखते हैं इंटरनल एनर्जी. स्टीम में हमेशा हम इंटरनल एनर्जी लिखते हैं. ठीक है. दैट रन्स द टरबाइन. टरबाइन रन होगा तो किसमें? व्हेन टरबाइन इज रनिंग, विच एनर्जी? काइनेटिक. एंड देन फाइनली जनरेटर में जाएगी तो इलेक्ट्रिकल. ठीक है. तो ये एनर्जी कन्वर्जन आ गया आपका जियो पावर का. हाइड्रो इलेक्ट्रिक में water is coming from this height and then going over here and runs the turbine. तो energy conversion is इस हाइट से आ रहा है पानी पोटेंशियल टू काइनेटिक. to kinetic, then runs the turbine and then electrical. ठीक है. ये आ गया आपका एनर्जी कन्वर्जन. Okay, when we are talking about the chapter of thermal energy, when a gas is heated, the most asked question in P2 and in P1, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले इंक्रीज होती है, फिर कोलिजन इंक्रीज होता है, फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करना है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. ओके, पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट एंड गैस एक्सपेंड्स. ओके. कंडक्शन हैपेंस इन मेटल. कंडक्शन किस तरह से होती है? दिस प्रोसेस इज रिटन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन. Electron transfers the energy from one point to another, causes the lattice or molecules to vibrate. Okay. 3 नंबर का सवाल ये पूरा आपका कवर हो गया. 1 mark for this, 1 mark for this and 1 mark for free electron diffusion word. ठीक है. कॉन्वेक्शन किस तरह आकर होती है? हॉट पार्टिकल बीइंग लेस डेंस राइजेस. बीइंग लेस डेंस लिखना जरूरी है. कोल्ड पार्टिकल्स बीइंग मोर डेंस सिंक डाउन. change of density set up the convection current. ठीक है. radiation take place when there is no medium and you have to remember कि सन से अर्थ तक हम तक जो रेडिएशन आ रही है वो कैसे आ रही है? बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस. ओके. ये वर्ड पता होना चाहिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का. एवोपरेशन में 2 तरह के सवाल आते हैं. एक तो ये कि एवोपरेशन कैसे होती है. दिस इज द प्रोसेस. Surface particles are possessing more kinetic energy, so they escape, leaving behind the less energetic particles that produces cooling effect. क्योंकि उनका टेम्परेचर लो हो जाता है. ठीक है. एंड हाउ evaporation produces cooling effect, इन दोनों सवालों में डिफरेंस है.
जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं से एनर्जी ले रहे हैं, या तो बॉडी की एनर्जी ले रहे हैं या कोई और सरफेस है जहां से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो वॉट वेट मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम एनी सरफेस एंड एवोपरेट, एब्सेंस ऑफ हीट फ्रॉम दैट सरफेस लीड्स टू द कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो इन दोनों सवालों में डिफरेंस है, ये दोनों देख लेना आप लोग। आई विल सेंड यू द प्रेजेंटेशन, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं। लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन में जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन है वो ये कि व्हाई फ्यूजन प्रोसेस इज फास्ट एज कंपेयर टू वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स को टाइम लगता है कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने में, कि वो गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाते हैं, सिर्फ हमें ये चेंज प्रोड्यूस करना है। लिक्विड पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। लेकिन जब गैस पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली फार अपार्ट होते हैं, तो दिस विल टेक टाइम। So less time is required in fusion process and more time is required in vaporization. Clear? Any problem? Is there any problem? No. एक्सपेंशन सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, देन लिक्विड एंड देन इन सॉलिड्स। ठीक है, गैस पार्टिकल्स आर मूविंग फार अपार्ट। इंटरनल एनर्जी भी गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन, प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। यानी अगर मैं कह रही हूँ मैं कॉपर बार को हीट अप कर रही हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे वो कॉपर बार हीट अप होके मेल्ट होके लिक्विड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके जो बिटवीन की स्पेसेस हैं, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन की स्पेसेस, वो बढ़ जाएंगी एक्सपेंशन में। आप चेंज ऑफ स्टेट की बात नहीं करेंगे एक्सपेंशन में। ठीक है, क्विकली आ जाते हैं वेव्स पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ रिपल टैंक में। इन चीजों पे जब रिफ्लेक्शन की बात हो रही होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन सिर्फ बाउंसिंग बैक होती है। ये आ गई आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ये ड्राइंग आती है बनाने को। अगर वेव फ्रंट्स आपके ऐसे आ रहे हैं, रेड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगी, स्ट्रेट। अगर वेव्स ऐसे आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, लाइक दिस। इफ द वेव्स आर कमिंग लाइक दिस, स्ट्रेट ऐसे आ रही हैं और बैरियर ऐसे रखा हुआ है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी। ठीक है, और अगर वेव्स ऐसे टिल्टेड आ रही हैं तो ये ऐसे जाएंगी। ये जो एरोज बने हुए हैं ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। यानी ऐसे आई वेव तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यूं आ रही है वेव तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ऐसे आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये दोनों चीजें बनाने को आती हैं। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, डीप टू शैलो यानी रेयरर टू डेंसर, मींस वी आर मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। वाटर को मैं एयर टू ग्लास ऑब्जर्व कर रही हूँ। स्पीड और वेवलेंथ डिक्रीज होंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, और सोर्स क्या है? यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार है जिसको मैं अप एंड डाउन मूव करा रही हूँ। ठीक है, और वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है। और जब हम वाइस वर्सा जाते हैं तो दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी अगेन सेम रहती है। ठीक है, दैट्स हाउ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स मस्ट बी ऑब्जर्व। ये ड्राइंग आपको आनी चाहिए बनानी। और जब हम कन्वर्सली मूव करते हैं यानी ऐसे जाएंगे तो इस तरह से वेव बनेगी। ब्रॉड लाइंस, सॉरी, शैलो लाइंस थी, वो जब डीपर रीजन में आएंगी तो ब्रॉड लाइंस हो जाएंगी। ये डायग्राम्स आप लोग देख लेना, ये समरी लिखी हुई है। ठीक है, डायफ्रैक्शन में ये चीज याद रखनी है।
द लॉन्गर द वेवलेंथ इज द ग्रेटर विल बी द डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन होती क्या है? बेसिकली इट इज ऑल्सो द बेंडिंग ऑफ वेव, लेकिन जब वो किसी एज से पास हो रही हो या गैप से पास हो रही हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से नहीं, बल्कि किसी गैप से पास हो रही हो तो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, एंड अगेन दिस डायग्राम इज नेसेसरी। सर्कुलर वेव्स आएंगी जब नैरो गैप होगा, ये गैप बढ़ाते जाओगे आप तो ये नैरो इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, एजेस से, ये डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए आपको गैमा रेज और ये सारी चीजें, इनकी यूजेस याद रखनी है। आपने ये याद रखना है कि चाहे रेड लाइट हो, व्हाइट लाइट हो विजिबल में, यूवी वेव्स हो, एक्सरेज हो, गैमा रेज हो, इन सब की स्पीड सेम रहती है। इनकी क्या चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसके साथ रिपल टैंक को कंफ्यूजन में नहीं लेकर आना। रिपल टैंक में हम वेवलेंथ को और हम स्पीड को देख रहे थे और हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी। ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, और इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, गैमा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी यूजेस बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। मिरर की अगर मैं बात करूं, लाइट अगर इंसिडेंट होती है नॉर्मल पे तो स्ट्रेट पास हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन किस तरह से थी? ऑब्जेक्ट से आप इक्विडिस्टेंट लाइन बनाते थे, आई तक लेकर आते थे। ठीक है, और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक करवाते थे ऑब्जेक्ट पे। याद है ये सबको? यस क्लास? यस। रिफ्रैक्शन में भी अगेन नॉर्मल से पास होगी तो आपकी लाइट स्ट्रेट पास हो जाएगी। ठीक है, जब हम रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। जब आप डेंसर टू रेयरर मूव करते हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। डिफरेंट सरफेसेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं ये देख लो। रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, रेशियो ये होगा। डेंसर टू रेयरर में रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, और एक रेशियो जो हमने यूज किया था वो ये था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्रिटिकल एंगल का मेरे पास फॉर्मूला n = 1/sin c। इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, कर्व सरफेस के ऊपर अगेन आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड देन नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? यस। प्रिज्म के लिए यह याद रखना है, ये ऑर्डर, वॉयलेट की स्पीड सबसे ज्यादा चेंज होती है, रिफ्रैक्शन वॉयलेट में सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रेड में होती है, इसकी स्पीड में भी कम डिफरेंस आता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, क्रिटिकल एंगल याद रखना, 90 डिग्री एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब फोकल पॉइंट के अंदर लेंस को रखा जाता है। ठीक है, concave lens can form always it always forms a virtual upright and small image. Okay, साउंड के लिए आपने क्या याद रखनी है चीजें? स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड देन इन लिक्विड एंड देन इन गैस, और ये रेंजेस आपने याद रखनी है। इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल। जब आप डायरेक्ट मेथड करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे, जब आप एको मेथड करेंगे तो 2D डिवाइडेड बाय टाइम ले रहे होंगे, डिस्टेंस को डबल कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी,
एक चीज और याद रखनी है साउंड के लिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जब हम मूव करते हैं लिक्विड से सॉलिड में, तो लिक्विड डेंसर है या सॉलिड डेंसर है? साउंड जब मूव करेगी लिक्विड से सॉलिड में, तो लिक्विड डेंसर है या सॉलिड डेंसर है? सॉलिड। सॉलिड आपके पास मोर डेंसर है, ठीक है, क्योंकि साउंड की स्पीड ज्यादा होती है सॉलिड में। तो जब यहाँ पर हम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, यानी हम जब रेयरर टू डेंसर यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ उल्टा केस होता है, यहाँ स्पीड और वेवलेंथ दोनों बढ़ेंगी, ठीक है, विच इज नॉट इन द केस ऑफ लाइट एंड रिपल टैंक। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साउंड मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट और वाटर दोनों मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है, तो इसलिए यहाँ पर जो साउंड जब आपके पास रेयरर टू डेंसर मूव करेगी, तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों को बढ़ाएगी, ठीक है। जबकि जब आप लाइट या वाटर पढ़ते हो, तो उसमें जब हम रेयरर टू डेंसर जाते हैं, तो स्पीड कम होती है, वेवलेंथ भी कम होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑनवर्ड्स जो रिवीजन है वो कल की क्लास में होगा। कल की क्लास छोटी छोटी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिविटी का रिवीजन है। कल की क्लास का आपका टाइम है 5 PM, ठीक है। मिस एक दफ़ा सीआरओ और हाफ लाइफ भी करा देगा कल। ठीक है, मैं करवा दूंगी। सही है। ओके। कल का आपका टाइम 5 PM है, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, ओके। ओके। ओके, थैंक यू सो मच क्लास फॉर द सेशन। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अल्लाह हाफिज। अयान, आप लेट हो गए बेटा। नेक्स्ट सेशन आपने ज्वाइन नहीं किया, अब कल की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल 5 PM पे क्लास है, आ जाना, ओके।